नमस्कार एवं जोहार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम लोग पेपर 6 के बारे में बात करेंगे और पेपर 6 के बारे में जो हमारा जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इससे संबंधित बातें आज होगी। सबसे पहली बात आप जान लें कि आपको अगर मुझसे जुड़ना है तो आप अपना क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि आपका लिंक दिया गया है, उसमें मोबाइल नंबर भी मेंशन है। तो देखिए, सबसे पहले क्या चीज होती है वो चीज को आपको समझना है कि मैं देखा हूं कई कैंडिडेट्स को सिलेबस के बारे में सही से और सटीक जानकारी नहीं होती। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आपको सर्वाधिक जरूरी होती है कि सिलेबस की जानकारी, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों की जानकारी। ये दो जानकारी जब आपके पास आती है तो आप उससे संबंधित जो बातें हैं या जो टॉपिक्स है उसे आसानी से कर पाते हैं, और किस प्रकार से आपको वो टॉपिक करने हैं ये आपके सामने क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या जनरल साइंस, एनवायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो 6 पेपर है जेपीएससी का, उसका संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम सिलेबस से लेके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का विस्तार से चर्चा करेंगे और किस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए और क्या है इसकी सिलेबस की मांग और किस प्रकार के प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो झारखंड जेपीएससी की मूल सिलेबस में है, मैं यहाँ साइड सिलेबस की बात ही नहीं करूंगा, जो जेपीएससी की मूल सिलेबस में है, यानी कि जेपीएससी की जो साइट में दी हुई है उस सिलेबस के आधार पर ये जो 6 पेपर है आपके सामने, ये 6 पेपर कहलाता है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? देखिए, ये टोटल 200 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शेल हैव 6 सेक्शन। कितने सेक्शंस में पूछे जाएंगे? तो दोस्तों, ये 6 सेक्शन में पूछे जाएंगे। जिसका पहला सेक्शन क्या होगा? तो पहला सेक्शन होगा इसमें शेल हैव 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे तो आपके संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन आवश्यक होगा, क्योंकि अगर सिलेबस का अध्ययन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो आप जानिए कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको माइनस कर जाएंगे, यानी कि स्कोर को कम करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब 40 नंबर, कितना मायने रखती है ये 40 नंबर। इसमें से अगर 2 नंबर भी आपके घाटा में चले जाते हैं तो आपके कितने घाटा हो सकती है, ये आप अंदाजा उस समय लगाएंगे जब आपकी मेरिट लिस्ट बन रही होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 40 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन विल बी ड्रॉन द रेट ऑफ 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों को लिखना है। इसमें ग्रुप ऑफ द सिलेबस सेक्शन, जो सेक्शन बटा हुआ है 2, 3, 4, 5 और 6 में से क्वेश्चंस पेपर शेल हैव 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस ईच। 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको चूज करने का देता है इसमें ये। तो इसका जो कहा गया है कि ग्रुप ए, बी, सी, डी और ई जो है इस सिलेबस में, इसमें कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है आंसर ओनली 1 का। तो इसमें से आप देख लीजिए कि क्या क्या आपका सिलेबस में है, यानी कि ईच ग्रुप से ईच क्वेश्चन कैरिंग 32 नंबर के एक प्रश्न होंगे, प्रत्येक ग्रुप से 32 नंबर की। ऑप्शनल क्वेश्चन शेल आंसर द ट्रेडिशनल मैनर्स। ट्रेडिशनल मैनर्स कहने का मतलब है जो आपकी मांग है क्वेश्चन की, यानी कि जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स का क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो उसमें अगर कहीं आपका ड्रॉ का मांग है तो ड्रॉ करें, साथ में जो चीजें आपको आवश्यक है वो सारी चीजें आपको करनी होगी। यानी कि इस प्रकार से आपको 500 से 600 वर्ड में आपको आंसर लिखने होंगे। कई लोग इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछा करते हैं कि सर कितने प्रश्नों, कितने शब्दों में हम उत्तर को लिखें। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है, नॉट एक्सेडिंग 500 to 600, यानी कि मैक्सिमम 600 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 500 वर्ड से कम भी आपके
जो है वो नहीं लिए जाएंगे, यानी कि 500 से 600 के वर्ड के बीच में आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, सो देखिए यहाँ पर 40 नंबर के जो प्रश्न है कंपलसरी 1 जो है वो तो करना ही है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 5 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑप्शनल क्वेश्चन, यानी कि 5 गुने 32 नंबर का, यानी कि 32 जो है एक एक क्वेश्चन का 32 नंबर होगा, और इस प्रकार से 5 प्रश्न यानी कि 160 नंबर का प्लस आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, यानी कि टोटल 200 नंबर का आपका 200 अंकों का आपका परीक्षा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगी। अब देखिए इसमें हम लोग पहले सिलेबस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट? इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मात्रक पद्धतियां। तो मात्रक पद्धतियां में क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है और एसआई सिस्टम क्या है, ये तीनों के बारे में आपको जानना होगा। तीनों के बीच में आपको तुलना भी करना हो सकता है, तुलनात्मक अध्ययन भी करना हो सकता है, तीनों के बीच में आपको रिलेशन भी बनाना पड़ सकता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा डिफिनीशन ऑफ स्पीड, यानी कि चाल जो है आपका वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क एंड पावर एंड एनर्जी, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं इसकी चाल, वेग, गुरुत्व, द्रव्यमान, भार, संवेग, आवेग, ये सारी परिभाषाएं, साथ में कार्य शक्ति और ऊर्जा की भी आपकी यहाँ पर बात की गई है। दोस्तों देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों के साथ कि किसी एक को करते हैं उसके बाद सोचते कि हो गया है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज इंडिविजुअल से और सभी चीजों को आपको करना आवश्यक है। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। ये तो आप लोगों की ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है आपका फिजिक्स में। तो इसमें क्या पढ़ना है, सौर मंडल पढ़ना है, सूर्य एवं उनके अन्य ग्रह पढ़ना है, यानी कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल, रिलेटिव्स एंड पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्टिव सन एंड अदर प्लैनेट्स, मूवमेंट ऑफ अर्थ मून इन सोलर सिस्टम, लूनर एंड सोलर इक्लिप्स। तो ये सारी क्या चीजें होती है? तो ये चीजें होती है सौर मंडल को पढ़ना है, सूर्य तथा अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी की क्या स्थिति है, सापेक्षिक स्थिति है, इसे पढ़ना है। इसके साथ में आपको सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा की गति को पढ़ना है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को पढ़ना है इसमें, यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को भी आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट चौथा नंबर का टॉपिक है, ये आपका फिजिकल साइंस में आता है, यानी कि एक टाइप ऑफ फिजिक्स। तो नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड। साउंड क्या है, ध्वनि की अवधारणा एवं प्रकृति क्या है, वेव लेंथ क्या होता है एंड इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इसकी आवृत्ति क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, ये साउंड्स किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के प्राश्रव्य ध्वनि होती है, किस प्रकार के प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है, इसका अनुप्रयोग किस प्रकार से किया गया है, इंफ्रासोनिक साउंड का नेचर क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का क्या हम लोगों को फायदा मिलता है, इससे हम लोग किस प्रकार से फायदा लेते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर आपका सिलेबस में दी गई है, यानी कि ध्वनि की अवधारणा को आपको संपूर्ण समझना है, और ध्वनि की अवधारणा के साथ साथ में आपको समझना है तरंग दैर्घ्य को, उसके साथ में प्राश्रव्य तरंगों को, आश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य और प्राश्रव्य दोनों ही तरंगों को जानना है, और साथ में जानना है आपको यहाँ की सबसे बड़ी चीजें जो कि इसका क्या फायदा हम लोग ले पाते हैं, किस प्रकार से हम लोग सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर जाननी है। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका ग्रुप बी में है वो है लाइफ साइंस, यानी ग्रुप बी का लाइफ साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोग यहाँ से पकड़ने का कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि ये जो है आपका दैनिक जीवन से संबंधित होता है और मनुष्य के शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पर सजीव जगत, कोशिका का जो विज्ञान है, कोशिका विज्ञान कहे या कोशिका की संरचना कहें, और इसके कार्य, कोशिका एवं कोशिका के कार्य, कोशिका और सेल का और कोशिका का क्या है कार्य, इसे हम लोग कार्य को हम लोग करेंगे। और इसके अलावे यहाँ पर क्या जानना है
कि कई जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद कई जो सूक्ष्म जीव है, उन जीवों में विविधता किस प्रकार से है, वो चीज को हम लोगों को जानना है। दूसरा टॉपिक है बायोमोलिकुल्स, यानी कि जीव अणुएं। और जीव अणु यानी कि जीवाणु। जीव अणु जिस कहने का मतलब क्या है, जीवाणु। तो जीव अणुओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है और इनके बारे में बायो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन एंड डेफिशिएंसी, डिजीजेज, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्लांट्स हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेशंस, एनिमल हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। यानी कि यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, तो पहले तो जीवाणु पढ़ना ही है, जो मोलिकुल्स है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की संरचना पढ़नी है, प्रोटॉन की संरचना पढ़नी है, वसा की संरचना पढ़नी है, वसा के इन सभी के कार्यों को पढ़ना है, किस प्रकार से विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, उन बीमारियों को पढ़ना है, एंजाइम्स की कमी से क्या होता है, एंजाइम्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पर आपको रखनी होगी। इसके साथ साथ में आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन क्या है, और इसके साथ में उसकी कुछ और चीजें हैं, पादप हार्मोन क्या है, और इसके बाद जंतु हार्मोन्स क्या है, इनके क्या क्या कार्य है, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट, सेल रिप्रोडक्शन। सेल रिप्रोडक्शन, सेल साइकिल, मिटोसिस एंड मियोसिस, जो ये चीजें आपको जानते होंगे। कोशिका जनन कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका जनन। कोशिका जनन के तहत हम लोग जानेंगे किस प्रकार से कोशिका का चक्र होता है, यानी कि सेल साइकिल किस प्रकार का होता है। उसके बाद किस प्रकार से समसूत्री विभाजन होती है और अर्धसूत्री विभाजन होती है। यहां पर जान रहे हिंदी वाले कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की यहां बात की गई है। समसूत्री और अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, इन्हीं विभाजनों की यहाँ पर बात की गई है। तो समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इनके बारे में यहाँ विस्तार से आपको जानना होगा। नेक्स्ट आपका 4th नंबर टॉपिक है मेंडालियन इनहेरिटेंस, यानी कि जो मेंडालियन वंशागति का, जो मेंडल का वंशागति का जो नियम है, वो नियम। इसमें सेक्स इनहेरिटेंस पढ़ना है, डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जेन रेगुलेशन एंड मॉलिक्यूल्स बेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, एक संकरीय, जो संकर पद्धति का होता है, द्विसंकरीय पद्धति क्या होता है, इस सभी चीजों का, लिंग संलग्नता क्या है, लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, कार्य किस प्रकार की होती है, डीएनए का पुनर्लिपिकरण किस प्रकार से होता है, प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है, जीन का नियमन किस प्रकार से होता है। यानी कि पूरा डीएनए स्ट्रक्चर जो बनता है इस प्रकार से, वो सारी चीजें आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मेंशन होनी चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर आपको जानना है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन। ये जो टॉपिक है दोस्तों, 1 नंबर का टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। यानी कि यह मानव का उद्भव और उसका विकास, पूरे पृथ्वी में जीवन का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी और आपको यहाँ पर से आपको लिखनी भी होगी। नेक्स्ट है आपका कृषि विज्ञान, यानी कि एग्रीकल्चर साइंस। तो एग्रीकल्चर साइंस में बहुत ज्यादा आप लोगों को आसानी होती है पढ़ने में, और लगभग लोग यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे डाटाज बहुत ज्यादा होते हैं और डाटाज आपको देने होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो पहला है डिफरेंस एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन झारखंड। अब झारखंड के विभिन्न जलवायु प्रदेश के बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ की रेन सिस्टम है, यानी कि बर्स, रेनफॉल पैटर्न एंड नॉन एबियोटिक स्ट्रेसेस इन अर्थ जोन। तो यहाँ पर वर्षा प्रणाली और प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञात और जैविक दबाव जो है या तनाव जिसको बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपकी सिलेबस में मेंशन की गई है। नेक्स्ट, रेन फेड एग्रीकल्चर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, वर्षा पोषित कृषि। क्योंकि झारखंड में अधिकतर स्थानों में सिंचाई की व्यवस्था से ज्यादा वर्षा पोषित कृषि पर निर्धारित है। यानी कि राज्य में पारंपरिक खाद्यान्न एवं बागवानी, जो कंजर्वेशनल
food and horticultural crops of the state, need of diversification and crops of food as well as न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यानी कि क्या पढ़नी है, वर्षा पोषित जो राज्य कृषि है उसके अंतर्गत राज्य का जो पारंपरिक खाद्यान्न है, इसका बागवानी फसलें, बदलते जलवायु के अनुसार होने वाली फसलें, यानी कि सारे फसलों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, और सभी फसलों की किस प्रकार से प्रकृति है, जलवायु के परिप्रेक्ष्य में अभी कौन सी फसल आपको उपजानी चाहिए, उसके बाद फसलों में विविधता किस प्रकार से आएगी और उन विविधताओं को हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसके साथ में ही आपका जैसे कि मत्स्य पालन वगैरह भी, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एंड इट्स रोल टू इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर आउटपुट्स इन झारखंड, फिश फार्मिंग, तो मत्स्य पालन भी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। मत्स्य पालन में झारखंड देख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिश फार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ में आपको पढ़ना क्या है कि किस प्रकार से कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, यानी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उपाय क्या हैं, यहाँ पर कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय क्या है, ये चीज। दूसरी बात है कि अगला है आपका सॉयल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की मृदा उर्वरता की जो अवस्था है अभी क्या है, किस प्रकार के मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, फार्म यार्ड मंचोर और इम्प्रूव द सॉयल हेल्थ किस प्रकार से किया जाए, क्या है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, किस प्रकार से नाइट्रोजनीकृत करने वाली बैक्टीरिया का क्या काम है और वो किस प्रकार से काम करते हैं, और उसके साथ में कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी सबसे ज्यादा जो चला हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में। यानी कि आपको यहाँ पर खास करके मृदा उर्वरता को जानना है, मिट्टी का स्वास्थ्य की वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है इसे जानना है। इसके साथ में आपको जानना है केंचुआ खाद और गोबर खाद, यानी कि जो आपका वर्मी कंपोस्ट है और गोबर का खाद है, ये दोनों फार्म यार्ड जो है, ये दोनों खाद के बारे में आपको जानना है। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से इसका यूज होता है, कितने परसेंट इसमें खाद जो आपका उपयोगी चीज होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जाननी होती है। दोस्तों ये जो टॉपिक्स है यहाँ बहुत ही अच्छे नंबर उठते हैं, इसलिए ये टॉपिक आप लोगों को करना बहुत आवश्यक है। चौथा नंबर दिया गया है जो ग्रुप सी का है, उसमें कंसेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, वेस्ट लैंड्स एंड मीन्स ऑफ रिक्लेम देम, यानी कि कृषि वानिकी की अवधारणा और इसके साथ में बंजर भूमि एवं उसको उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया। बंजर भूमि को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है, यहाँ पर कैसी खेती की जाएगी कि इसकी उपयोगिता बढ़ जाए, यानी कि उपयोगिता बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने चाहिए बंजर भूमि को, क्योंकि झारखंड में भी बहुत जगह जो है बंजर भूमि है और यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, ताड़ बने हुए हैं, तो उन सभी की खेती की यहाँ पर बात की गई है। पांचवा नंबर है गवर्नमेंट स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर इन द स्टेट, यानी कि झारखंड के किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो झारखंड के किसानों के लिए लाभकारी है और झारखंड सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं की बात की गई है। ग्रुप डी में आप जहां तक देख रहे हैं कि ग्रुप डी में आपका इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित है, और इन्वायरमेंटल साइंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और इन्वायरमेंटल साइंस में आप लोगों को क्या क्या देखना है ये चीज ध्यान लीजिए। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, क्या जानना है यहाँ पर, पारिस्थितिकी तंत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या जानना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि उसकी संकल्पना, संरचना एवं प्रकार। संरचना इसका किस प्रकार से होगी, इसकी आपका संरचना किस प्रकार से होगी, इसके कार्य किस प्रकार से होंगे और किस प्रकार की संकल्पना यहाँ पर ली गई है इसे आपका लागू करने के लिए, क्या किस प्रकार की होती है। नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, क्या है ये प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेस में झारखंड जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारा रिसोर्सेस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय रिसोर्सेस। किस प्रकार से नवीकरणीय, कौन सी ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे है कि आपका
जिसका दोबारा से प्रयोग किया जा सके है उसे नवीकरणीय कहते हैं। अब जिसका आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे कोल हो गया, ये सारी दोबारा हम लोग नहीं बना पाते, बहुत ही स्लो प्रोसेस से बनती है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन C2 एंड ex-situ कंजर्वेशन। क्या है C2 और ex? स्व स्थाने बोलते हैं इसको और बाह्य स्थाने बोलते हैं, यानी कि इन situ और ex-situ। तो ये सारी क्या है, किस प्रकार का पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि यहाँ पर आपका है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण की संरक्षण के संबंधित यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद आपकी है प्रदूषण, यानी कि पोल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर है आपका प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण में क्या क्या प्रदूषण है, तो यहाँ पर वाटर, एयर वाटर, साउंड एंड सॉइल, वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हवा प्रदूषित है, यहाँ के पानी में कितना मात्रा में प्रदूषण है। साउंड का प्रदूषण तो यहाँ कहना नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है सरकार की, बड़े बड़े गाड़ियां बड़े बड़े हॉर्न मारते हुए निकलते हैं, कान फाड़ू हॉर्न होती है यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ पर रोकनी होगी, और किस प्रकार से आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं, इन रायों के बारे में यहाँ पर आपकी बातें की जाएंगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर बहुत ही अपने कंसेप्ट को क्लियर रखते हुए आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। क्या है? तो जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी बड़ा ही मस्त चैप्टर है, और इसका संकल्पना, हॉटस्पॉट जोन क्या है, ये सारी चीजें आपको जैव विविधता पर खतरा किस प्रकार से है यहाँ देख के लिखा हुआ है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंसेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू। इसके बाद आ जाता है आपका वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। क्या आता है? वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। अभी कोपा 21 चल रहा है, 20 का भी बात हो सकती है इसमें। इसमें करंट को आपको इशू को इसमें लेना पड़ेगा, खास करके जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू है इसमें, यानी कि जो करंट मुद्दे हैं उसके भी आपको पढ़ना होगा, और बैक मुद्दों को तो आपको पढ़ना ही होगा। करंट मुद्दे जैसे कि अभी कोपा 20 हुआ है, तो उसके बारे में आपको जानना होगा। इसके अलावे कहाँ कहाँ पर्यावरण से संबंधित क्या क्या चेंजेज हो रही है, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस में दिया गया है, खास करके वैश्विक जो है उसमें जलवायु परिवर्तन को दिया गया है, वैश्विक तापन को दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग को दिया गया है, क्लाइमेट चेंजिंग को दिया गया है, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि ओजोन परत का क्षरण जो होता है, एसिड रेन अम्ल वर्षा क्या होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका डिजर्टिफिकेशन, इन्वायरमेंटल लॉ, यानी कि मरुस्थलीकरण भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल लॉ, यानी कि पर्यावरण कानून। क्या है पर्यावरण कानून, क्या है और क्या क्या कानून यहाँ पर बनाए गए हैं। पर्यावरण कानून तो लॉ जो चली है उसके बारे में, इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका आ जाएगा, जो द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि कुल मिला के आपको सारे एक्ट पढ़ने हैं। पर्यावरण अधिनियम, वायु प्रदूषण एवं संरक्षण से नियंत्रण के लिए जो अधिनियम बनाए वे, जल प्रदूषण एवं उससे संरक्षण करने के लिए जो नियम बनाए हैं वे, इन सभी चीजों को आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है ग्रुप ई में, और ग्रुप ई में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अभी तक जनरल साइंस था, अब टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल हम लोगों ने देख लिया, जनरल साइंस हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के सेंस में क्या होता है, तो पहले नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति। क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति, प्रौद्योगिकी नीति। ये नीति कब बनी थी, इस नीति में क्या कहा गया था, किस प्रकार से इसमें जो संरक्षा की बात की गई थी। एनर्जी डिमांड, नेक्स्ट है आपका एनर्जी डिमांड,
ऑफ द कंट्री। अभी ऊर्जा संकट जो है पूरा चरम पर है, तो ये संकट का किस प्रकार से समाधान होगा, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी के लिए हॉट क्वेश्चन इसे माना जा सकता है। इसे हॉट क्वेश्चन के श्रेणी में अगर आप रखें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी एनर्जी से रिलेटेड इतने सारे मैटर्स आ रहे हैं कि आपको इसमें पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। कंजर्वेशनल कंजर्वेशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का जो परंपरागत है और गैर परंपरागत, खास करके न्यूक्लियर जो ऊर्जा है उसका, न्यूक्लियर एनर्जी का बात करेंगे, इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात की गई है, नाभिकीय ऊर्जा का गुण तथा दोष की बात की गई है, आपदा क्या हो सकती है इसमें, उसकी चेतावनी सिस्टम क्या होगी, ये सारी चीजें, ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, यानी कि यहाँ पर जो परमाणु नीति है वो नीति क्या है, एनपीटी क्या है, सीटीबीटी क्या है, ये सारी चीजें, नए रुझान क्या आ रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई। स्पेस टेक्नोलॉजी अब आ जाता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या नाम है इसका? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आपको क्या क्या जानना है, तो इसमें रिमोट सेंसिंग होगा। सबसे पहला इंडियन स्पेस प्रोग्राम है। पहले तो जानेंगे हम लोग भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम क्या है, उसके कार्यक्रम जो क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट फॉर द डिफरेंट पर्पस, किस प्रकार से सैटेलाइट प्रणाली हमारे चलते हैं, उसका प्रोग्रामिंग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या है। उसके बाद से आपको देखते दूरसंवेदी जिसको बोलते हैं, मौसम का पूर्वानुमान। सबसे बड़ा चीज है कि मौसम फोरकास्ट ऑफ डिजास्टर वार्निंग, जो इसमें अभी देखते होंगे पहले ही आपको 3 दिन पहले ही सूचना मिल जाती है कि कल बाढ़ आने वाली है, यहाँ पर बारिश होने वाली है, हैजार्ड्स आ रहे हैं या थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से आई, इन सभी चीजों के। उसके बाद वाटर मैपिंग, जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं कहीं पे या किसी स्थान पर है तो उस जगह का भौगोलिक मैपिंग जो है वो चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। पॉसिबल एडवर्स एंड इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नेक्स्ट है, क्या है तो बायोटेक्नोलॉजी का कृषि विज्ञान है, उसी के तहत आप लोगों को कृषि प्रजनन, पशु प्रजनन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना होता है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब क्या है, यहाँ पर possible of the effect of biotechnology, invention and information technology, computers and its application, data processing and data program, साइबर क्राइम, ये सारी चीजें, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोग्राम का प्रयोग, कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग, साइबर क्राइम क्या है और साइबर से संबंधित लॉ क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जाननी होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHRM के नाम आप लोग सुने होंगे। उन सभी चीजें को बारे में यहाँ पर बात की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत क्या क्या चीजें यहाँ पर की गई है, तो मलेरिया के लिए क्या किया गया है, मलेरिया के रोकथाम के लिए, कुष्ठ के रोकथाम के लिए, पोलियो के रोकथाम के लिए, इसके साथ साथ में अभी टीबी कैंसर किस प्रकार के आपदा होता है, आप देखते होंगे अंधेपन का यहाँ पर इलाज, अंधेपन का इलाज, ये सारी चीजें। इसके बाद इसके रोकथाम के लिए क्या क्या कार्यक्रम चले हैं, यानी कि कार्यक्रमों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से चर्चा करनी है। तो दोस्तों कुल मिला के सिलेबस बड़ा ही सटीक है और एकदम सौम्य है, और यहाँ पर आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरी बात है, सिलेबस से संबंधित जानकारी हो गई हम लोगों की, तो हम लोग देख लेंगे कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार से प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं यहाँ पर नहीं लिया हूँ, सब्जेक्टिव प्रश्न जो है 32 नंबर करके जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे लिया हूँ। और सब्जेक्टिव प्रश्नों में आपका देखिए पिछला साल क्या पूछा गया, व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम द सोर्स ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड एंड इन नेचर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी कि अपश्रव्य तरंग क्या है
और प्रस्रव्य तरंग क्या है। प्रकृति में प्रस्रव्य ध्वनि स्रोतों का नाम लिखें और प्रस्रव्य ध्वनि की विशेषताओं और उपयोगिताओं का वर्णन करें। इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था पिछला बार, और पिछला बार का गेस्ट क्वेश्चन के अनुसार ये आया था और हम लोगों ने बड़ा ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से लिखा भी था इसे। नेक्स्ट है कि स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लूनियर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। केपलर के ग्रहीय गति का सिद्धांत का वर्णन करें और चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के बीच में प्रभेद बताएं। कैसे सूर्य ग्रहण होता है, कैसे चंद्र ग्रहण होता है, कहाँ कौन सा पोजीशन बनता है और किस प्रकार से होता है, ये केपलर के अनुसार आपको पहले केपलर के गति के सिद्धांत को समझना था, उसके बाद इसे आपको डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इलुस्ट्रेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। लिंग सहवंशागति का आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये इस बार लिंग सहवंशागति पूछ दिया गया तो डीएनए स्ट्रक्चर जो है इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और डीएनए स्ट्रक्चर को आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि लिंग सहवंशागति पिछला बार इनहेरिटेंस पूछ दिया है। तो इसे आप इस बार डीएनए का स्ट्रक्चर एंड डबल हेलिक्स मॉडल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेक्स्ट जो एग्जाम देंगे उसके लिए उसे एकदम क्लियर से विथ इमेज के साथ में आप लोगों को पढ़ लेना है, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। और यहाँ पर अथवा दिया हुआ है, और नेम 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, डिस्कस देयर फंक्शंस, यानी कि पीयूष ग्रंथि के 4 प्रमुख हार्मोन्स का नाम लिखे और इनके कार्यों की व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ हो जाता है, ये टफ क्वेश्चन कहा जाता है इसे, क्योंकि इसका इमेज बनाना होता है और साथ साथ में आपको इसे समझाना होता है सारी चीजों को। चौथा नंबर का प्रश्न पूछा गया, तो कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, यानी कि इस बार जो है पोल्यूशन वगैरह से पूछा नहीं गया। कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड द मैनेजमेंट, यानी कि कृषि वानिकी के महत्व एवं उसके प्रबंध का वर्णन के बारे में आप लोगों की बात की गई है। नेक्स्ट इसका और में आया था क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो योजनाओं से संबंधित ये प्रश्न थी, और आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार की जो योजनाएं जो है उसके बारे में यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट काउच, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेथड ऑफ द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या है जो अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट का किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट का जो लोग नदियों में बहा देते हैं उन्हें किस प्रकार से रोकेंगे, ठोस अपशिष्ट परिवर्धन क्या होगा, यानी कि ठोस कचरे का हम निपटारा किस प्रकार से करेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर की गई है। और या तो फिर आप लिख सकते थे, जलवायु परिवर्तन के परमाणु और कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द एविडेंस एंड काउज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेज। तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों ने देखा कि पिछला बार जो क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार से आया था। ऊर्जा संकट का प्रश्न आप लोगों का, वैश्विक ऊर्जा संकट का प्रश्न पिछली बार आ चुका है, इसलिए इस बार ऊर्जा संकट होते हुए भी ये प्रश्न तो आने की संभावना कम है। तो वैश्विक ऊर्जा संगठन और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का वर्णन करें। तो हमारे यहाँ पर आपका ऊर्जा का नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो स्रोत है उन स्रोतों के बारे में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट, डिफाइन द कैंसर, गिव एन अकाउंट द वेरियस काइंड ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर बीमारी के बारे में पूछा गया था। मेंशन ए लिस्ट ऑफ जो कार्सिनोजेंस जो है, कार्सिनोजेंस जो है उसकी सूची देना है, यानी कि कैंसर रोग की परिभाषा आपको देनी है और कैंसर के प्रकारों का वर्णन आपको करनी है। ये थे आपके पिछले वर्ष के प्रश्न जो कि आप लोगों ने देखा अभी। और सबसे बड़ी मैं बात बता देता हूं, क्लासेस लगातार चल रही है। आज से आप लोगों की क्लासेस की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। 8:30 PM रात को जो क्लास थी वो क्लास 8:30 से 9:30 तक चलती है, जिसमें हम लोग
फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और आज 4:45 PM को आपकी लाइव वे में हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज इंट्रो क्लास होगी, इसके बाद सभी टॉपिक्स की क्लासेस आप लोगों की चलने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। इधर आपकी अपनी मर्जी है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूं, आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को जो अच्छा लगे उस जगह में जाके अपनी तैयारी को करें, और इस तैयारी को नए आयाम देने के लिए आप अपने प्रयोगों को आगे से ज़्यादा आगे बढ़ाने का कोशिश करें। धन्यवाद, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और आज क्लास यहाँ पे